नमस्कार साथियों, दिलीवर लॉ में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं शब्द विचार। कि शब्द क्या होते हैं, शब्दों के प्रकार कौन से होते हैं और शब्द के बारे में किन किन प्रकार की हिंदी व्याकरण में प्रस्तावना दी गई है, उनके संबंध में पढ़ेंगे। शब्द विकार मतलब इसी के अंदर आपको संज्ञा पढ़ने को मिलती है, सर्वनाम पढ़ने को मिलेगा, विशेषण, क्रिया, ये सारी चीजें शब्द विचार का ही पार्ट होती है। तो शब्दों पर हम विचार कर रहे हैं और शब्दों को एक तो विकार के रूप में, विकार मतलब कोई दूसरा शब्द जुड़ने से या शब्दों के एक शब्द के साथ दूसरे शब्द जुड़ने से उनमें होने वाले परिवर्तन, उन विकार के रूप परिवर्तन के आधार पर, विकार या रूप परिवर्तन के आधार पर शब्दों को दो भागों में बांटा गया है। शब्दों के दो प्रकार हैं। पहला प्रकार आप देखोगे तो यहां पर शब्द का पहला प्रकार होता है वो विकारी होता है। विकारी ऐसे शब्दों को बोला जाता है जो लिंग वचन काल के आधार पर परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे बालक है, जैसे इसका लिंग बदलेंगे बालिका हो जाएगा, वचन बदलेंगे तो जैसे पुस्तक है, एक वचन है, इसको बहुवचन बनाएंगे पुस्तकें हो जाएंगे। तो ऐसे शब्द जो लिंग वचन काल के आधार पर परिवर्तित हो जाते हैं वो विकारी शब्द कहलाते हैं। और ऐसे शब्द जो लिंग वचन काल के आधार पर परिवर्तित नहीं होते उनको अविकारी शब्द कहा जाता है। ठीक है, अविकारी शब्द को ही हम बोलते हैं अव्यय। ऐसे शब्द जो खर्च नहीं होते, वैसे के वैसे मूल रूप में रहते हैं, वैसे के वैसे ही रह जाते हैं, इसलिए इनको अव्यय बोला जाता है। अवयव बोलते हो, अव्यय होता है शब्द। ठीक है, अवयव। अच्छा, ये अव्यय लिख दिया गया मैंने। ठीक है, अवयव। विकारी शब्द के चार प्रकार फिर पढ़ेंगे। विकारी शब्द में पहला प्रकार होगा संज्ञा, दूसरा प्रकार कौन सा होगा, सर्वनाम, तीसरा प्रकार आप इसमें पढ़ोगे विशेषण, और फोर्थ होगा क्रिया विशेषण। विशेषण और फोर्थ होगा क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। और विकारी शब्द के आप चार प्रकार देखोगे तो विकारी में क्रिया, अविकारी शब्द के चार प्रकार देखोगे। अरे ये क्रिया है, यहाँ पे क्रिया विशेषण का अविकारी में आएगा। ठीक है, अविकारी का मतलब हो जाता है यहाँ पर क्रिया विशेषण आते हैं। क्रिया विशेषण के भी चार प्रकार होते हैं। तो जब हम अविकारी पढ़ेंगे वहां पर बता दूंगा क्रिया विशेषण के कौन से चार प्रकार होते हैं। देखिए, क्रिया विशेषण, संबंधवाचक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, ऐसे चार प्रकार के अविकारी शब्दों के प्रकार हैं। तो अविकारी के चार प्रकार बाद में पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं विकारी शब्द के दो प्रकार हैं। विकारी के चार प्रकार, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। सबसे पहले हम संज्ञा पढ़ेंगे जो आज का हमारा डेली टास्क का टॉपिक भी है। तो पहले विकारी शब्द क्या होते हैं उसको थोड़ी सी परिभाषा के माध्यम से देख लो कि विकारी शब्द का मतलब होता है ऐसे शब्द जो लिंग वचन काल के आधार पर परिवर्तित हो जाते हैं। लिंग वचन काल के आधार पर परिवर्तित हो जाते हैं। कौन कौन से होते हैं, किस प्रकार से होते हैं परिवर्तित, आप देख लो। जैसे अच्छा, बालक धीरे धीरे चलता है। छोटे बच्चे के लिए कहते हैं ना, अच्छा बालक है धीरे धीरे चलो, तो अच्छा बालक धीरे धीरे चलता है। ठीक है, चलता है। अब मैं यहां से बालक का लिंग परिवर्तन करना चाहता हूं, बालक को बदल के मैं बालिका करना चाहता हूं। अब बालिका जैसे ही परिवर्तित करूंगा, आप देखो कि इसका अच्छा की जगह क्या हो जाएगा, अच्छी हो जाएगा। अच्छी बालिका, धीरे धीरे वैसा के वैसा ही रहेगा। चलता है की जगह चलती है। ठीक है, तो
ये शब्द क्या था, यहां पर अविकारी था। यहां पर मैं अच्छे बालक कर दूं, बहुवचन कर दिया मैंने, अच्छे बालक धीरे धीरे चलते हैं। तो क्या हो रहा है कि बहुवचन लिंग बदलने पे, यहां से वचन बदलने पे कि एक वचन से हमने बहुवचन कर दिया, तो दोनों अवस्था में क्या है, क्रिया बदल रही है। तो ये सब शब्द विकारी है, पर धीरे धीरे यहां पर इसी कंडीशन में रहेगा, चाहे अच्छे हो चाहे अच्छी हो, किसी प्रकार का परिवर्तन कर लो, धीरे धीरे में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ऐसे शब्द जो लिंग वचन काल के आधार पर नहीं बदलते वो होते हैं अविकारी शब्द, और ये सब होते हैं विकारी शब्द। ठीक है, ये क्या है, विकारी शब्द। नेचर समझ गए, विकारी अविकारी क्या होता है। अब इसमें कौन सा शब्द क्या है ये छांटना सीखो कि कौन सा इनमें संज्ञा है, कौन सा इसमें क्रिया वगैरह है, ये देखते हैं। पहला मूल सेंटेंस को पकड़ते हैं हम, अच्छा बालक वाले को। अच्छा बालक क्या है, संज्ञा है, यहां नाउन है बालक, इंग्लिश वाले समझ गए होंगे नाउन, यहां संज्ञा है। ठीक है, और बालक की विशेषता बता रहे हैं कि बालक अच्छा है, बुरा है, छोटा है, बड़ा है, और जो संज्ञा की विशेषता बताता है उसको कहा जाता है विशेषण। ये क्या है, क्रिया है। चलना क्या है, क्रिया है, और क्रिया की विशेषता बता रहे हैं कि धीरे चल रहा है, तेज चल रहा है, तो ये आपका क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण अविकारी शब्द है, बाकी संज्ञा विशेषण क्रिया सर्वनाम, सर्वनाम क्या होते हैं, ये, वे, वह, आप, तुम, ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा के स्थान पर बार बार संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं ताकि शब्दों की पुनरावृत्ति बच सके, उन शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। अब आ जाते हैं मूल टॉपिक पे कि संज्ञा होती क्या है। ऑब्जेक्टिव के पर्पस से सीधा समझो संज्ञा होती क्या है, कि संज्ञा के आप प्रकार पढ़ोगे तो संज्ञा के आप 3 प्रकार देखोगे। पहला प्रकार होगा व्यक्तिवाची संज्ञा, दूसरी आप पढ़ोगे जातिवाचक संज्ञा, जातिवाची या जातिवाचक कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, वाचक भी आता है, वाची भी आता है। जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाए, और तीसरी भाववाचक संज्ञा। और इसी जातिवाचक संज्ञा को 2 भागों में बांट दिया जाता है कहीं किताबों में। इसको आप बांटते हो द्रव्यवाचक में, और दूसरा बांटते हो समूहवाचक में। एक मिनट रुकना। तो यहां द्रव्यवाचक और समूहवाचक में बात आ जाता है। इसको आप प्रॉपर नाउन बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, इसको आप बोलते हो कॉमन नाउन जातिवाचक को, इसको आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। ये द्रव्यवाचक का मतलब हो जाता है मटेरियल नाउन, और यहां पर कलेक्टिव नाउन बोला जाता है। ठीक है, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, क्लियर है। अब क्वेश्चन का फॉर्मेट समझना कि क्वेश्चन आएगा क्या, आपको अर्थ क्या देना है। 2 चीजें एक देख लेना, सम्यक का शाब्दिक अर्थ होता है सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान। शाब्दिक अर्थ संज्ञा का क्या होता है, सम्यक ज्ञान। और कब इस संज्ञा को महानाम के नाम से भी बोला जाता है, कि संज्ञा का दूसरा नाम महानाम भी होता है, तो संज्ञा को महानाम भी कहा जाता है। संज्ञा होती क्या है, जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष ज्ञान या विशेष भाव का बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं। तो किसी भी शब्द से विशेष व्यक्ति का, विशेष वस्तु का, विशेष स्थान का, विशेष भाव का
भाव व्यक्त होता है उसको कहा जाता है संज्ञा। ऑब्जेक्टिव के पर्पज से समझना कि कोई भी शब्द आए, उस शब्द को पढ़ते ही आप किसी व्यक्ति के ऊपर हाथ रख सकते हैं। जैसे ही मैंने कहा कि मोदी, और मोदी कहते ही आपने प्रधानमंत्री के सिर पे हाथ रख दिया कि यह मोदी है। मैंने कहा राहुल गांधी, ठीक है, राष्ट्रीय युवा कुंवारों का आदर्श होता है, तो जैसे मैंने राष्ट्रीय युवा राहुल गांधी जी के लिए कहा तो आपने उनके ऊपर हाथ रख दिया। और बात करें कि राम भगवान मैंने कह के संबोधित किया, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, आपने उनके ऊपर हाथ रख दिया। तो ऐसा नाम जिसको लेते ही आप किसी प्रॉपर व्यक्ति के ऊपर हाथ रख सकते हैं, तो यह हो जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। बट दूसरा कंसेप्ट पकड़ना कि मैंने कहा गाय, अब आप किसी गाय के ऊपर रख तो दोगे, पर गाय एक नहीं है, गाय है कई प्रकार की, लाल गाय, नीली गाय, पीली गाय। तो ऐसी चीज जो कहीं लोगों की कलेक्टिव रूप से जाति को प्रदर्शित करती है, कि जैसे मैंने गाय कह दिया तो राठी गाय हो सकती है, जर्सी गाय हो सकती है, देसी गाय हो सकती है, काली गाय, गोरी गाय, लाल गाय, कई प्रकार की गाय हो सकती है। तो जब कोई शब्द किसी जाति को प्रदर्शित करता है, कई चीजों का संयुक्त रूप से होता है, जैसे मैंने पर्वत कह के संबोधित कर दिया, तो अब पर्वत कई हैं। राजस्थान में अरावली पर्वत पढ़ते हो आप, भारत में हिमाचल, नीलगिरी, मध्य नीलगिरी के अलावा दक्षिण में कंटक की पर्वत है, कई प्रकार के पर्वत आपको पढ़ने को मिलेंगे। तो पर्वत क्या है, एक जाति हो जाती है। जैसे मैंने राज्य कह दिए, तो अब राज्य जाति है, इसके अंदर अभी प्रेजेंट टाइम में हमारे पास 28 राज्य हैं, तो 28 राज्यों से मिलकर ये कास्ट बनी है जाति। मैंने मेल कह दिया, तो मेल में प्रॉपर एक आदमी नहीं हूं कि मेरे ऊपर ही आप हाथ रख दोगे, मैं ही मेल हूं। मेरे अलावा भी इस दुनिया में लगभग 3.5-4 अरब लोग मेल हैं। ऐसे ही जब कहीं एक शब्द के अंदर कहीं चीजें छिपी होती है, तो वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। और जब आप किसी चीज को टच नहीं कर सको, भाववाचक में कि आप किसी चीज को टच नहीं कर सको, केवल और केवल फीलिंग्स हैं वहां पर, तो उसको कहा जाता है भाववाचक संज्ञा। जैसे मुझे क्रोध आया, तो क्रोध क्या था, मेरा भाव था। या भगवान राम ने धर्म को बचाने के लिए कहीं लड़ाइयां लड़ी, तो लड़ाइयां क्या है, एक जाति है। अब आप कहोगे जाति कैसे हुई सर, आप इसको भाव में क्यों नहीं रख रहे। लड़ाइयां क्लास है कि कई प्रकार के जितनी बैटल्स हुई, उन बैटल को मिलकर एक क्लास बनती है, उसको हम लड़ाइयां कहते हैं। जैसे भारत देश की आजादी की लड़ाई हुई, 1857 की लड़ाई हुई, अंग्रेजों के खिलाफ बक्सर का युद्ध हुआ, खानवा का युद्ध हुआ, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। तो कई प्रकार की लड़ाई की एक कलेक्टिव रूप से क्लास क्या हो जाती है, जाति को प्रदर्शित करती है। अब चीजों में अंतर करना सीखना, मैं कुछ चीजें बताऊंगा, देखो कि कैसे अंतर किया जाता है। परिभाषा हमारे लिए ज्यादा महत्व नहीं रखती, क्योंकि परिभाषा पूछता नहीं, हमारे लिए महत्व रखता है कि हम आंसर कैसे निकाल पाते हैं ऑब्जेक्टिव में। जैसे मैंने कहा भारत और मैंने कहा देश। भारत एक ही देश है पूरी दुनिया में, एक देश है, एक ही चीज है, तो आप इस पर हाथ रख सकते हो कि भारत देश का मतलब ये जो हम इस प्रकार का नक्शा हम पढ़ते हैं, ठीक है, थोड़ा गलत बन गया, ऐसा भारत का नक्शा बना लेते हैं, कहीं समय लंबा समय हो चुका है। तो ऐसा हमारा भारत है, तो भारत एक ही है, तो ये हो जाता है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। पर मैं जैसे ही देश कह देता हूं, नेशन कह देता हूं, तो सीधा सीधा मतलब हो जाता है कि इसके अंदर कहीं देश हो सकते हैं। जैसे यूएसए हो सकता है, हम यूके की बात कर रहे हैं, हम कनाडा की बात कर रहे हैं, हम फ्रांस की बात कर सकते हैं, और हमारा जो बड़ा अच्छा दोस्ती निभाता आ रहा है वो देश रसिया, उसकी बात कर सकते हैं। तो कहीं ऐसे देश आ सकते हैं इसके अंदर। मैं कहूं गंगा, तो आप गंगा एक केवल नाम है और एक ही नदी गंगा है, आप इसको कहां पर रखेंगे, व्यक्तिवाचक में। पर मैं जैसे ही कहूं नदी,
अब नदी बहुत है, गंगा, यमुना, चंबल, बनास, लूनी नदी। राजस्थान के अंदर नदियों की कोई कमी नहीं है, भारत में बहुत सारी नदियां हैं। तो नदियां आपकी जाति को प्रदर्शित करती है। तो जाति और व्यक्तिवाचक में अंतर आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया आ जाना चाहिए। अब मैं एक शब्द कहता हूं, अध्यापक। अध्यापक क्या होना चाहिए, जाति में रखूं कि व्यक्तिवाचक में रखूं इसको? जातिवाचक होगा। रीजन क्या है कि अध्यापक की क्लास है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड अध्यापक, थर्ड ग्रेड अध्यापक, कॉलेज लेक्चरर वगैरह जितनी भी पोस्ट है वो क्लास को प्रदर्शित करती हैं। तो सर कोई दिक्कत नहीं है, जहां क्लास दिखेगी वहां क्लास कर देंगे और जहां पर व्यक्तिवाचक दिखेगा वहां व्यक्तिवाचक कर देंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पर दिक्कत पैदा होती है जब क्वेश्चन देता है थोड़ा घुमाकर, और ऐसा घुमाकर क्वेश्चन दिया जाता है। जैसे एक क्वेश्चन नंबर 1 लिख रहा हूं कि भारत में प्रत्येक घर में सीता जन्म लेती है। भारत में प्रत्येक घर में सीता जन्म लेती है। यहां मेरा मतलब सीता से क्या मतलब था, माता सीता, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि हर घर में रावण जन्म ले रहा है इस कलयुगी दुनिया में, तो वैसे ही मैं कह के संबोधित कर रहा हूं कि प्रत्येक घर में सीता जन्म लेती है। और दूसरा वाक्य में लिखता हूं, सीता मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की धर्म पत्नी थी। मात्रा छोटी आनी चाहिए, पत्नी धर्म पत्नी थी। देख लेना, बड़ी है छोटी है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है आपके अकॉर्डिंग। पत्नी हमेशा बड़ी मात्रा आती है, पर क्यों नहीं छोटा लग रहा मुझे। 2 शब्द आया सीता सीता, अंतर करना कौन सा व्यक्ति है कौन सा जाति है। मैंने यहाँ प्रॉपर एक पर्सन की बात की है कि सीता मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की पत्नी थी। सीधी सी बात है, पत्नी थी, तो मैं प्रॉपर एक नाउन की बात कर रहा हूं और ये प्रॉपर नाउन है। और हम माता सीता की जैसे ही कहीं फोटो देखेंगे हम कह देते हैं कि ये सीता माता यही भगवान श्री राम की पत्नी थी। यहां पर हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। बट यहां क्लास प्रदर्शित कर रहा है कि हर घर में पैदा होने वाली लड़की सीता माता है। तो उस लड़की का एक क्लास प्रदर्शित किया जा रहा है कि घर घर में सीता माता पैदा हो रही है। और यहां पर ये जाति को प्रदर्शित कर रही है, क्योंकि ये कैरेक्टर पे आधारित है कि सीता माता के गुण लेकर जो लड़कियां पैदा हो रही है उनको पूरे को एक क्लास के रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं कि भारत के प्रत्येक घर में माता सीता जन्म लेती है। तो सीता जन्म लेती है तो हमें सीता से ऐसा नहीं है कि भगवान राम की पत्नी जन्म ले रही है। हम कह रहे हैं कि भारत के हर घर में जो लड़की जन्म ले रही है वो माता सीता के गुण धारण करते हुए जन्म ले रही है। इसलिए यहां सीता जाति के रूप में आई है। ठीक है। अब मैं एक जाति के बारे में बात करता हूं कि जैसे मैं मेरी कास्ट के बारे में बात करूं। चलो कास्ट में नहीं बात करते, मेरी कास्ट जानना भी ठीक नहीं है कि कास्ट जानना चाहिए। मैं एक बात करता हूं शर्मा जी। शर्मा जी हमें हिंदी पढ़ाते हैं। शर्मा जी हमें हिंदी पढ़ाते हैं, कोई इशू नहीं है, शर्मा जी हमें हिंदी पढ़ाते हैं। और दूसरा आ जाता है ब्राह्मणों के लड़के बुद्धिमान होते हैं। ठीक है, 2 वाक्य मैंने आपके सामने लिखे हैं कि ब्राह्मणों के लड़के बुद्धिमान होते हैं।
यहां मैं कह रहा हूं शर्मा जी हमें हिंदी पढ़ाते हैं, और आप जैसे ही शर्मा जी के ऊपर जाओगे, मैं शर्मा जी नहीं हूं, ठीक है, परिवर्तित करके मैंने लिया, पहले मैं अपनी कास्ट का नाम लिखने वाला था पर मैंने रोक लिया खुद को, ठीक है। शर्मा जी हमें हिंदी पढ़ाते हैं, क्योंकि कई बच्चों को जैसे पता लगता है शर्मा जी, और में से सर हम भी शर्मा हैं, ठीक है। इधर कोई शिक्षा में किसी प्रकार की कास्टिज्म का हमें इशू नहीं है, शादी करेंगे तब कास्ट देख लेंगे, अभी शिक्षा वाला काम चल रहा है, शिक्षा में कास्ट नहीं देखना। शर्मा जी हमें हिंदी पढ़ा रहे हैं, कोई एक व्यक्ति है वही हिंदी पढ़ा रहा है, और यहाँ हम प्रॉपर उस व्यक्ति को शर्मा जी कह रहे हैं, जैसे शर्मा जी है, गुप्ता जी है, चौधरी जी है, नागर जी हैं, तो ऐसे कहीं कास्टों के लिए हम किसी प्रॉपर व्यक्ति के लिए ऐसा संबोधन करते हैं कि शर्मा जी हमें हिंदी पढ़ा रहे हैं। यहां कौन सी संधि होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा, सॉरी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, संधि नहीं हो। बट हम बात करें कि ब्राह्मणों के लड़के बुद्धिमान होते हैं, ब्राह्मण एक कास्ट को प्रदर्शित कर रही है, और ब्राह्मणों के लड़के का मतलब हो गया कि उन सभी लड़कों के लिए हम क्लास यूज कर रहे हैं ब्राह्मण, और ब्राह्मण के अंदर कई प्रकार के लोग हैं, हम प्रॉपर एक व्यक्ति के ऊपर हाथ नहीं रख सकते कि मैं एक ब्राह्मण के ऊपर हाथ रखता हूं, आप कह दोगे ये भी तो ब्राह्मण का लड़का ही है, ये भी तो ब्राह्मण का लड़का ही है, तो एक व्यक्ति के ऊपर हाथ नहीं रखा जा सकता। जैसे राजस्थान में भजन लाल जी पे हाथ रखूं कि ये ब्राह्मण का लड़का है, तो आप ब्राह्मणों के लड़के कह के मैं भजन लाल जी को कहूं, आप कह दोगे सर सीपी जोशी भी हैं, और राज्यपाल भी हमारे ब्राह्मण हैं, डीजीपी भी हमारे ब्राह्मण हैं, है ना, तो कह दोगे सर सारे ही ब्राह्मण हैं, आपने ब्राह्मणों के लड़के को एक व्यक्तिवाचक संज्ञा में कैसे ले लिया? तो ब्राह्मणों के लड़के तो एक जाति को प्रदर्शित करेंगे, कास्ट को, ठीक है, जातिवाचक संज्ञा को। पर शर्मा जी हमारे शर्मा जी क्या है? भजनलाल शर्मा जी हमारे सीएम हैं, तो अब शर्मा जी हमारे मुख्यमंत्री हैं या शर्मा जी राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, तो आप दोनों से ही समझ जाओगे। हमारे मतलब मैं राजस्थान प्रॉपर राजस्थान के लिए तैयारी करवाऊं, तो मेरा संबोधन राजस्थान के लिए है, तो शर्मा जी हमारे मुख्यमंत्री है, तो मतलब मैं भजन लाल शर्मा के बारे में बात कर रहा हूं। यहां पे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्लियर है? जो भी है मेरी रिक्वेस्ट रहेगी विशेष रूप से भजन लाल जी से कि लाइटें ना काटे, है ना, क्लास पढ़ाते वक्त लाइटें चली जाती है, कई बार पूरी रिकॉर्डेड क्लास 50 मिनट की रिकॉर्ड करने के पश्चात लाइट चले जाने की वजह से बैकअप नहीं होता इलेक्ट्रिसिटी का इन्वर्टर वगैरह में, तो पूरी क्लास करप्ट हो जाती है। ऐसी दिक्कतें आए दिन होती है, तो मैं निवेदन करूंगा कि लाइट पूरी प्रॉपर व्यवस्था के साथ देने का प्रयास करें। अब मैं बात करता हूं प्रेम पर, कि जब हम पढ़ाई करें और प्रेम की बात नहीं करें, माननीय राहुल गांधी जी जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, वो कहते हैं कि भारत में नफरत ज्यादा हो गई है, प्रेम की दुकान खुलनी चाहिए। चलो उन्हीं के इस विजन को आगे बढ़ाते हैं, शिक्षित पढ़े लिखे युवा हैं, उनका ये विजन मैं आगे बढ़ाता हूं। मैं 2 शब्द प्रेम के लिए कहूंगा। पहला शब्द कहूंगा, भारत में सभी धर्मों में प्रेम बना रहना चाहिए। भारत में सभी धर्मों में प्रेम बना रहना चाहिए। दूसरा मैं वाक्य दे रहा हूं कि प्रेम बहुत अच्छी लड़की है। यहां पर जो प्रेम आया है वो किस नेचर में आया है? लव के नेचर में। और यहां जो प्रेम आया है कि किसी व्यक्ति का नाम है, उसको ऐसे प्रेम नाम है उसका, तो यहां किसके लिए आया? नाम। क्योंकि हमने क्या कहा? प्रेम बहुत अच्छी लड़की है, तो एक लड़की का नाम है प्रेम या प्रेरणा। मैं इसी में शब्दों में कह देता हूं कि आप प्रत्येक आरजेएस के बच्चे को तैयारी करते वक्त संघर्षशील साथी से प्रेरणा लेनी चाहिए, या 12th फेल का जो मनोज शर्मा है उससे प्रेरणा लेनी चाहिए कि किन परिस्थितियों में किन संघर्षों के साथ वो आईपीएस कैडर पे जाकर खुद को स्टेब्लिश कर पाए। और एक मैं कहता हूं कि प्रेरणा बहुत अच्छी लड़की है, तो यहां प्रेरणा का मतलब एक नाम है, ठीक है,
और यहां प्रेरणा अगर आता कि भारत के सभी लड़कों को प्रेरणा लेनी चाहिए, तो वहां प्रेरणा आता मोटिवेशन से, इंस्पिरेशन से आता कि आपको इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। तो अर्थ बदल जाता है, शब्दों का अर्थ बदलने का मतलब हो जाता है कि एक ही शब्द दो जगह, दो फॉर्म में उपयोग में आ सकते हैं। पहला उपयोग में आएगा, प्रेम का मतलब होगा किसी नाम के लिए, और दूसरा आएगा प्यार के लिए। तो जब प्यार के लिए आएगा कि भारत के सभी धर्मों में प्यार रहना चाहिए, प्रेम रहना चाहिए, तो यहां आपका हो जाएगा भाववाचक संज्ञा, क्योंकि प्रेम क्या है, टच नहीं कर सकते, ये फीलिंग्स है, और फीलिंग्स है तो भाववाचक संज्ञा में जाएगा। पर प्रेम नाम की लड़की को हम टच कर सकते हैं कि ये प्रेम है, जो बहुत अच्छी लड़की है, जिसके बारे में सर्कल क्लास में बात कर रहे थे। क्लियर है? अब मैं कहूं मेरी कल रमेश से लड़ाई हो गई, मेरी कल रमेश से लड़ाई हो गई। और दूसरा है मध्यकाल में अनेक लड़ाइयां लड़ी गई, मध्यकाल में अनेक लड़ाइयां लड़ी गई। एक यहां लड़ाई आई, एक यहीं आई। यहां लड़ाई आई है फाइटिंग के लिए, कि यहां बता रहा है कि मेरी उसके साथ लड़ाई होगी, और यहां लड़ाई का मतलब क्या है, भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि हम लड़ाई को टच नहीं कर सकते। कह तो सकते मेरी उससे लड़ाई होगी, पर लड़ाई को हाथ में पकड़ नहीं सकते। जैसे हम कंप्यूटर पढ़ते थे, कॉमन क्वेश्चन पढ़ते थे कि जिसको टच किया जा सकता है कंप्यूटर में वो हार्डवेयर होता है, जिसको टच नहीं कर सकते वो सॉफ्टवेयर होता है। तो लड़ाई ऐसा शब्द है जिसको टच नहीं कर सकते। यहां पर क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। पर हम कह रहे हैं कि मध्यकाल में अनेक लड़ाइयां लड़ी गई। मध्यकाल की लड़ाइयां देखेंगे, बक्सर का युद्ध की बात कर लेता हूं। ये एक भारत का सबसे बड़ा निर्णायक युद्ध है, जिसको मैं खानवा का युद्ध कहता हूं। ये युद्ध नहीं होता तो ना मुगलों के गुलाम होते, ना अंग्रेजों के गुलाम होते, हम होते केवल और केवल राजाओं के गुलाम। और खानवा के युद्ध ने हमें शिक्षा दी, खानवा के युद्ध ने हमें आगे बढ़ने का जुनून दिया, क्योंकि अंग्रेज हमें ओरिजिनल एजुकेशन सिस्टम देके गए, अन्यथा हम राजाओं के गुलाम होकर रह जाते। जो बहुत अच्छी तरह से इतिहास पढ़ते हैं वो इतिहास से सीखते हैं, और हर इतिहास कुछ सिखा के जाता है। तो मैं मानता हूं कि जब हम मुगलों के गुलाम हुए, जब हम अंग्रेजों के गुलाम हुए, दोनों हमें सिखा के गए। एक एजुकेशन सिखा के गए और एक हमें एडमिनिस्ट्रेशन सिखा कर गए, और दोनों ने ही हमें एकजुट रहना सिखाया। ठीक है, तो खानवा का युद्ध हो गया, बक्सर का युद्ध हो गया। महाराणा प्रताप, जिसको शिरोमणि कहा जाता है, और ऐसा व्यक्ति जिन्होंने पूरे जीवन कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया अपने आत्मसम्मान के साथ, भले घास की रोटियां खा ली, रोड पे सो गया, पर ऐसा राजा था जिसने अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़कर पूरे भारत में अमर नाम कमा लिया। इस व्यक्ति के बारे में जितना पढ़ो उतना ही आपको नॉलेज देके जाएगा कि हल्दी घाटी का युद्ध जब लड़ा गया तो महाराणा प्रताप किन किन कंडीशनों से निकलकर उस युद्ध को लड़ रहे थे। तो ये लड़ाइयां शब्द यूज हुआ मध्यकाल में, तो यहां कई प्रकार की लड़ाइयों के लिए उपयोग में हुआ। अब मुझे नहीं लगता कि आपको ज्यादा समस्या आएगी। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि यहां से ज्यादा समस्या आपको आनी चाहिए। अब कुछ क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं पर वो अलग नेचर के होते हैं, आते संज्ञा से, ये पर नेचर थोड़ा सा चेंज होता है। अच्छा, आप द्रव्यवाची और समूहवाची और बता देता हूं, द्रव्यवाची और समूहवाची क्या होता है। द्रव्यवाची संज्ञा मेटेरियल नाउन, तो जहां भी जैसे ऐसे शब्द आते हैं, सोना, ठीक है। अब सोना की भी कई क्लास हैं, 24 कैरेट, 18 कैरेट, 20 कैरेट, जो भी चलता है गोल्ड में वो। लोहा, लोहा के भी कई प्रकार है ना। उसके बाद आप बात करोगे लकड़ी, लकड़ी भी कई प्रकार की है, शीशम की लकड़ी, सागवान की लकड़ी,
आप तेल का बात करोगे तो सरसों का तेल खाना है, रिफाइंड तेल खाना है, मूंगफली का तेल खाना है, घी भी गाय का घी है ना, बाबा रामदेव जैसे बेचता है। पानी फिल्टर, आरओ वगैरह कई प्रकार का पानी है, ईंटों के भी कई प्रकार है, सीमेंट की। तो ये सारे जो मटेरियल नाउन होते हैं जो ठोस, द्रव और गैस अवस्थाओं में होते हैं, इनके लिए द्रव्यवाची संज्ञा बोला जाता है। जैसे जो ठोस में हो, द्रव में हो या गैस अवस्था में, उसको क्या बोला जाएगा? द्रव्यवाची नाउन। दूसरा नेचर आप देखोगे तो दूसरा नेचर आएगा समूहवाची संज्ञा का। समूहवाची संज्ञा, और समूहवाची संज्ञा होती है ग्रुप्स के लिए। जैसे सेना के लिए उपयोग में ले सकते हो। परिवार क्या है? व्यक्तियों का समूह है। संसद है, सांसदों का समूह है। दल के लिए, काफिला के लिए, विधानसभा के लिए। तो जो समूह है उनके लिए आप समूहवाची संज्ञा यूज कर सकते हो, कलेक्टिव नाउन यूज कर सकते हो। जो समूह या समुदाय को प्रदर्शित करता है वो समूहवाची संज्ञा है। अब कुछ नए पैटर्न्स पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं 5 मिनट और, क्योंकि ये टॉपिक में इतना ही पढ़ने लायक है। यहां से एक आध क्वेश्चन आता है, आपसे डायरेक्ट देके पूछेगा कि ये शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है। ठीक है, तो कुछ नए क्वेश्चन है, उन पर चर्चा करते हैं। एक शब्द आपको देकर पूछेगा, जैसे कि मीठा शब्द कौन सी संज्ञा से बना है? मीठा शब्द कौन सी संज्ञा से बना शब्द है? अब यहां पर आपको दो चीजें एक साथ दे रहा है। अब आप देखोगे कि इसमें मूल शब्द है मीठा और प्लस आस आएगा क्या? मीठा प्लस आस। तो यहां मीठा शब्द है वो क्या है? मीठा। हाँ, क्या ये जाति है? क्या ये व्यक्ति है? व्यक्ति नहीं है मीठा, जाति नहीं है मीठा। क्या है? क्या है? भाववाचक संज्ञा। और भाववाचक संज्ञा से बना शब्द कौन सा हो गया? मिठास। सजना, सजावट शब्द बनेगा अगर, तो ये किससे बनेगा? सजना प्लस आवट, या सज प्लस आवत कर लो। सज मूल शब्द होता है, ना जुड़ते ही क्रिया हो जाती, तो सज प्लस आवत से बनेगा सजावट। तो आपसे पूछेगा कि सजावट किस संज्ञा शब्द से बना है, तो यहां मूल शब्द आपको आवट निकालकर मूल शब्द ढूंढना होगा, सजना। और सजने का मतलब होता है तैयार होना, और तैयार होना एक फीलिंग से, यह भाववाचक संज्ञा है, इसको टच नहीं कर सकते। देखो, भाववाचक संज्ञा में कुछ शब्द बता दूं जो आपको भाववाचक संज्ञा ढूंढने में मदद करेंगे। कि भाववाचक संज्ञा के अंत में कुछ शब्द मिलेंगे। ये प्रत्यय जुड़ जाए किसी शब्द के अंत में, आ प्रत्यय हो सकता है, आस हो सकता है, आई हो सकता है, आहत हो सकता है, आवट हो सकता है, आपा हो सकता है, ता हो सकता है, त्व हो सकता है, पन हो सकता है। ऐसे शब्द जिस शब्द के पीछे जुड़े हुए मिल जाए वो सारे शब्द भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। जैसे बुढ़ापा। अब बूढ़ा शब्द तो आप क्या देखोगे? जाति को प्रदर्शित करेगा कि बूढ़ा है। बूढ़े की भी कई जातियां हैं, कोई ज्यादा वयोवृद्ध है, केवल बूढ़ा है, कि कोई बूढ़े की भी क्लास होती है कि 60 से 70 साल, 70 से 80 साल का। तो बूढ़ा तो जाति है, पर जैसे इसमें आपा शब्द जुड़ा, बुढ़ापा क्या हो जाता है? एक भाववाचक संज्ञा हो जाती है। तो आपको पूछेगा बुढ़ापा किस संज्ञा शब्द से मिलकर बना है? बुढ़ापा शब्द कौन सी संज्ञा का उदाहरण है? तो भाववाचक है, पर किस संज्ञा शब्द से मिलकर बना है? तो आप जातिवाचक से बना है बुढ़ापा। जातिवाचक शब्द था बूढ़ा और उसके पीछे जुड़ा शब्द आपा। क्लियर है? सुंदरता, सुंदरता में ता जुड़ा हुआ है, सुंदर भी अपने आप में भाववाचक संज्ञा है। तो आपको पूछेगा सुंदरता किस संज्ञा से मिलकर बना है? पकड़ लोगे शब्द कि कोई भी शब्द है वो किससे मिलकर बना है, कौन सी संज्ञा से मिलकर बना है।
अब 4 शब्द देता हूं, छांटना इनमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा है, कौन सी नहीं। कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, 2018 के एसआई में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा छांटना, बालक, सुंदर, भाववाचक संज्ञा नहीं है ना। बालक आ गया, सुंदर आ गया, बचपन आ गया और 55 आ गया। कौन सी भाववाचक संज्ञा है? अच्छा संज्ञा नहीं है, सॉरी एक बार क्वेश्चन को देखना पड़ेगा दोबारा कि निम्न में से कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है। एक एक शब्दों को अलग करो ताकि आपको पता लगे। बालक कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, पर मैं यहां बालक में किसी बालक का नाम सुनील लिख देता तो व्यक्तिवाचक होता। सुंदर भाववाचक संज्ञा। बचपन कौन सी संज्ञा होगी? भाववाचक संज्ञा। पन प्रत्यय जुड़ गया। 55 किससे मिलकर जुड़ा? 50 + 5 क्या होगा? 55 क्या है बताओ क्लियरली। यहां पन पर मत जाना। 55 क्या होगा? प्रॉपरली एक संख्या है जिस पर आप हाथ रख सकते हो कि ये 55 है, और ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पर मैं यहां संख्या लिख देता तो ये जाति को प्रदर्शित करती, संख्या होता तो जाति को प्रदर्शित करती। 55 में आप पन पे जाओगे तो आपको लगेगा भाववाचक है, पर आप 50 + 5 को देखोगे तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। थोड़ा सा प्रैक्टिस करना, ऑल एग्जाम रिव्यू वगैरह के क्वेश्चन लगाने का, आपको क्वेश्चनों के आंसर का आइडिया आ जाएगा कि किस प्रकार के आंसर होते हैं। फिर भी मैं आपको कहूंगा कि कम से कम 40-50 क्वेश्चन लगाओगे, उसके बाद आइडिया आ जाता है। जैसे मैं बात करता हूं, एक शब्द को लेते हैं पशु। पशु का मतलब क्या हो गया? एनिमल हो गया। अब पशु कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक होगी। पर इसमें ता प्रत्यय जुड़ते पशुता आ जाएगा। क्या रे जानवर ही हो रहा है क्या? मतलब पशु के जैसे व्यवहार कर रहा है, और पशुता का मतलब होता है आप एक जानवर की तरह व्यवहार करते हो, और यह होता है आपका भाववाचक संज्ञा। तो ता जुड़ते ही क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा, और ता हटाते ही पशु क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा। क्लियर है? बाकी आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे आपके आंसर आ जाएंगे। थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कंसेप्ट को आराम से देख लेना, सीधा आपको परिभाषा वगैरह कुछ नहीं देगा, क्वेश्चन देगा, पूछेगा कौन सी संज्ञा है, या कोई शब्द है जैसे मधुर शब्द, मधुर शब्द से बनी हुई भाववाचक संज्ञा कौन सी होगी, तो आपको पता होना चाहिए कि माधुर्य शब्द मधुर से बनेगा। ठीक है, तो ऐसा आपको थोड़ा सा आइडिया, क्वेश्चन लगाओगे उससे पता लगेगा। 1 घंटे की क्लास में सारे क्वेश्चंस लगा के नहीं बताए जा सकते, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करना, ऑल एग्जाम रिव्यू से आपको आइडिया आ जाएगा। कंसेप्ट यही है जो क्लास में बता दिया, इससे बाहर कोई कंसेप्ट इसमें लागू नहीं होगा।